नमस्कार निवेशकों, इंडियन इन्वेस्टर ऑफ द ईयर के इस विशेष अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का विषय है कोविड युग के बाद पश्चिम से पूर्व की ओर सत्ता परिवर्तन। इस चैनल के माध्यम से मैंने निवेशकों को रिसर्च और नॉलेज के माध्यम से योग्य बनाने का प्रयास किया है। ये विषय इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दुनिया भर के बाजारों में पिछले कुछ दिनों से भारी उठापटक का वातावरण देखने को मिला है। इस वॉलेटिलिटी के चलते निवेशकों द्वारा जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय घातक हो सकता है। इसलिए आने वाले कुछ महीने के लिए सावधानी और संयम से काम लेना ही अपेक्षित है। जैसा मैंने आपको बताया था कि निफ्टी सूचकांक का फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर फेयर वैल्यू 8,800 से 9,000 के बीच है। आने वाले कुछ महीने तक मैं निफ्टी का इंडेक्स 8,000 या उसके आसपास से लेकर 10,000 या 10,200 तक देखता हूं। ये मेरा अपना आकलन है। इस दौरान यदि आप हो सके तो 10,000 के करीब कुछ प्रॉफिट बुकिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, और निवेश के लिए सबसे उत्तम समय होगा जब निफ्टी का इंडेक्स 9,000 से नीचे जाए, यानी आप फेयर वैल्यू पर निवेश कर सकें। इस समय निवेश के लिए कुछ बेहतरीन सेक्टर रहेंगे, जैसे फार्मा, केमिकल और एग्रीकल्चर से जुड़ी कंपनियां इस गिरावट में आपके निवेश को आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा बल देंगे। इस गिरावट में किया गया निवेश आपको आने वाले समय में माला माल कर देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ये सब कैसे होगा, कब होगा, यही आज का विषय है और इसको अंत तक जरूर देखिएगा। इस विषय को मैं 2 भागों में प्रस्तुत करूंगा। ये प्रस्तुति मेरी गहन रिसर्च का नतीजा है। भाग 1 में मैंने पिछले 100 वर्ष के इतिहास पर प्रकाश डाला है और इसको 25 से 30 मिनट के वीडियो में समेटने का प्रयास किया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। मेरा विश्वास है कि इससे आपके ज्ञान में भरपूर वृद्धि होगी और आपको वेल्थ क्रिएशन में मदद मिलेगी। आगे बढ़ने से पूर्व एक निवेदन, YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि ये अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबा दीजिए। कोविड-19 इस शताब्दी का सबसे बड़ा गेम चेंजर बनकर उभरा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो इंसान की संकीर्ण सोच ने इस मैन मेड वायरस के कारण इसे ऐसा बना दिया है। इस महामारी के पहले हमारी जिंदगी जैसी थी, अब वो बदलने वाली है। ये बदलाव कैसा रहेगा, इस विषय की भूमिका बांधते हुए 2 सप्ताह पहले मैंने आपको एक खूबसूरत गीत सुनवाया था। याद आया वो गीत आपको? अगर नहीं तो चलिए एक बार फिर से वो गीत सुनते हैं। आने वाले समय की आहट हमें इस गीत में मिलती है। इस गीत में जिन 4 देशों का जिक्र है वही आने वाली दुनिया को रास्ता दिखाएंगे। जापान, यूनाइटेड किंगडम, रूस और भारत। इनमें से किसके सिर पर अगली महाशक्ति या सुपर पावर का खिताब सजेगा, यह हम इस अंक में जानने का प्रयास करेंगे। आज के अंक का अगला भाग फ्लैशबैक में होगा। आइए पिछले 100 वर्ष के इतिहास पर से पर्दा उठाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो याद रखिए, असेसमेंट ऑफ पास्ट विद द हेल्प ऑफ अ रियर व्यू मिरर एंश्योर्स अ स्मूथ राइड इनटू द रियल्म ऑफ फ्यूचर। एक ड्राइवर के लिए रियर व्यू मिरर में देखना उतना ही आवश्यक है जितना स्टीयरिंग व्हील का कंट्रोल। प्रथम विश्व युद्ध, जिसे
द ग्रेट वॉर भी कहा जाता है, 28 जुलाई 1914 और 11 नवंबर 1918 के बीच लड़ा गया। ये एलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स के बीच की लड़ाई थी। एलाइड पावर्स की ओर थे रशिया, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, जापान और कनाडा, और उसके बाद 1917 में यूएसए ने भी एलाइड पावर्स को ज्वाइन किया। तो दूसरी ओर थे सेंट्रल पावर्स, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जिसे हैब्सबर्ग एम्पायर भी कहा जाता है, उनके साथ थे जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर जो मॉडर्न डे टर्की, आज के तुर्की को रिप्रेजेंट करता है। इस लड़ाई का कारण बना ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के क्राउन प्रिंस आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया में हत्या, जिसके पीछे सर्बिया का हाथ था। सर्बिया ने रशिया के जार राजा से मदद मांगी और दूसरी ओर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने जर्मनी से मदद की गुहार लगाई। इस तरह से ये विश्व युद्ध में बदल गया। इस युद्ध में कुल 1.70 करोड़ लोगों की जान गई, जिसमें से 60 लाख आम जनता थी। यह 1914 का वर्ल्ड मैप है। इसमें अलग अलग एम्पायर्स को दर्शाया गया है, ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर इत्यादि। भारत यहाँ पर हरे रंग में दिखाया गया है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया और कुछ और देश, कनाडा इत्यादि भी हरे रंग में हैं, जो ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा थे। ये वर्ल्ड वॉर 1 जो है इस क्षेत्र में लड़ी गई। यहाँ पर इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं, ये है ऑटोमन एम्पायर और ये है हैब्सबर्ग एम्पायर यहाँ इसके साथ। वर्ल्ड वॉर 1 आरंभ होने से पहले ही इंपीरियलिज्म और कोलोनाइजेशन यानी उपनिवेशवाद की शुरुआत हो चुकी थी और व्यापार बढ़ाने के बहाने यूरोप के देशों ने एशिया, अफ्रीका तक के देशों पर अपना कब्जा जमा लिया था। इसके साथ ही हथियारों की होड़ यानी आर्म्स रेस भी शुरू हो चुकी थी और इन देशों द्वारा बड़ी बड़ी आर्मीज का गठन कर लिया गया था। विश्व युद्ध की शुरुआत में जर्मनी को बहुत बड़ी सफलता मिली और स्वेज कनाल की लड़ाई में वो ग्रेट ब्रिटेन का कमर्शियल रूट रोकने में सफल रहे। ब्रिटेन और जर्मनी के बीच समुद्री लड़ाई यू बोट्स के द्वारा लड़ी गई। वेस्टर्न फ्रंट्स पर ट्रेंच वॉरफेयर कई महीनों तक चला, जहां नॉर्थ फ्री से बेल्जियम और फ्रांस तक ट्रेंचेस यानी खाइयां बनाई गईं और सेनाएं खाइयों में छुपकर लड़ाई लड़ती रहीं। इस विश्व युद्ध में भारत की ओर से 13 लाख सैनिक ब्रिटिश आर्मी के लिए लड़े और उनमें से 50,000 के करीब शहीद हुए। दिल्ली का इंडिया गेट स्मारक इन्हीं सैनिकों की याद में बनाया गया था। युद्ध समाप्त होने के बाद 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के तहत जर्मनी पर कई प्रतिबंध लगाए गए और उसे $37 बिलियन के बराबर जुर्माना भी देना पड़ा। विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद 1921 से यूएसए में खुशहाली का समय आरंभ हुआ। शेयर बाजार तेजी से बढ़ा, लेकिन 1928 के आते आते मंदी का वातावरण बनने लगा। बेरोजगारी, बिजनेस शटडाउन और बैंकों पर प्रेशर बढ़ने लगा। इसमें करीब 7 से 8 बड़े बैंक फेल हो गए क्योंकि सरकार के पास उन्हें बचाने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं थी। धीरे धीरे ये रिसेशन डिप्रेशन में बदल गया और लोगों को जरूरी सामान मिलने में परेशानी होने लगी। तब सरकार को मुफ्त राशन बांटने के लिए आगे आना पड़ा। 1933 में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट यूएसए के प्रेसिडेंट बने और उनके द्वारा फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर के लिए कई कड़े कदम उठाए गए। उसके बाद ये मंदी का आलम समाप्त हुआ। ग्रेट डिप्रेशन के बाद यूएसए की इकोनॉमी पटरी पर लौटी ही थी कि वर्ल्ड वॉर 2 ने दस्तक दे दी। विश्व युद्ध 2 को टोटल वॉर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सिविलियन ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। वर्ल्ड वॉर 2 में आमने सामने थे एलाइड पावर्स और एक्सिस पावर्स। एलाइड पावर्स में थे यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर और चाइना, और इनके एलाइज पोलैंड, ग्रीस और यूगोस्लाविया। तो दूसरी ओर एक्सिस पावर्स को रिप्रेजेंट करते थे नाजी जर्मनी, हिटलर के नेतृत्व में, इटली मसोलिनी के नेतृत्व में, उनके साथ थे जापान, हंगरी और बुल्गारिया, और इनके एलाइज लीबिया और इथियोपिया। इस लड़ाई में कुल 7.5 करोड़ लोगों ने जान गंवाई, जिसमें से अधिकतर 5 करोड़ आम नागरिक थे। विश्व युद्ध 2 आरंभ होने के कुछ प्रमुख कारण थे, जिनमें से जापान द्वारा बड़े पैमाने पर मिलिटराइजेशन यानी हथियारों की ओर, दूसरा वर्सेल्स ट्रीटी के कारण आहत जर्मनी द्वारा बदला लेने की इच्छा, और तीसरा लीग ऑफ नेशंस जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनाया गया था, विभिन्न देशों के बाउंड्री डिस्प्यूट्स हल करने में नाकामयाब रहा।
एडॉल्फ हिटलर द्वारा जर्मनी का चांसलर चुने जाने के बाद नाजी पार्टी द्वारा डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप में तब्दील कर दिया गया। यहूदियों यानी ज्यूज के खिलाफ दमन का सिलसिला आरंभ हुआ और आम नागरिकों के सिविल राइट सस्पेंड कर दिए गए। हिटलर का साथ देने के लिए मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली की सेना भी शामिल हो गई। हिटलर के द्वारा 1936 से 39 के बीच ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा किया गया। अगला निशाना पोलैंड था और 1940 में डेनमार्क और नॉर्वे। तो दूसरी ओर एलाइड पावर्स की ओर से रशिया ने बाल्टिक देशों और फिर फिनलैंड पर कब्जा जमा लिया। 1940 में ही जर्मनी इटली के संयुक्त अभियान में फ्रांस पर धावा बोला गया और 4 दिन के भीतर पेरिस पर कब्जा कर लिया गया। बैटल ऑफ बर्लिन, जिसे ब्लिट्स कहा जाता है, उसके तहत जर्मनी के द्वारा लंदन पर एयर बॉम्बिंग की गई, लेकिन ब्रिटेन ने जर्मनी की सेना को खदेड़ दिया। उसके बाद ऑपरेशन बारबरोसा के द्वारा जर्मनी ने रशिया की सीमा पर कब्जा करने का प्रयास किया, पर तेज ठंड के मौसम में वो सफल नहीं हो सके। किंगडम ऑफ जापान के द्वारा 1937 से ही कोरिया, मंचूरिया और चाइना पर कब्जा करने की लड़ाई आरंभ हो चुकी थी। 1940 में जापान ने चाइना का कुछ हिस्सा हथियाने के बाद एक्सिस पावर्स के साथ मिलकर इंडो चाइना, फिलीपींस, थाईलैंड, बर्मा पर धावा बोल दिया और ऑस्ट्रेलिया पर भी बमबारी की। तब तक जापान एक बड़ी नौसेना भी बन चुका था। जापान की बढ़ती हुई ताकत को रोकने के लिए यूएसए ने जापान पर ऑयल एम्बार्गो लगाया। इसका बदला लेने के लिए 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर धावा बोल दिया, जिसमें यूएसए के 2500 मरीन फोर्सेस की मौत हुई। इस बीच 1942 से ही एलाइड पावर्स एक्सिस पावर्स पर हावी हो गए थे। उन्होंने साउथ इटली पर कब्जा जमाया और फिर यूएस आर्मी ने ईस्टर्न यूरोप के सभी देश एक एक करके जर्मनी से आज़ाद करवाए। 6 जून 1944, जिसे डी डे के नाम से जाना जाता है, फ्रांस को आज़ाद कराया गया। उसके बाद लगातार जर्मनी नाजी आर्मी की हार होती गई और बैटल ऑफ बर्लिन की हार के बाद हिटलर ने 29 अप्रैल 1945 को सरेंडर कर दिया और अगले ही दिन सुसाइड कर लिया। एलाइड फोर्सेस के द्वारा साउथ ईस्ट एशिया में बर्मा, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस को भी आज़ाद करवा लिया गया। यूएसए ने वर्ल्ड वॉर II के दौरान पर्ल हार्बर पर हुए हमले का बदला लेने के लिए एलाइड पावर्स के साथ मिलकर अगस्त 1945 में जापान के 2 इंडस्ट्रियल शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम बरसाए। विश्व युद्ध 2 समाप्त होने के बाद कई क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। यूएसए और यूएसएसआर दोनों एक साथ सुपर पावर्स के रूप में उभरे। एलाइड फोर्सेस में यूएसए ने लीड लेते हुए जापान को ऑक्युपाई किया और उसको एक मोनार्की से डेमोक्रेसी में तब्दील किया। जर्मनी को 2 भागों में बांट दिया गया, वेस्ट और ईस्ट जर्मनी। उसके साथ ही बर्लिन वॉल बनाई गई, जिसे बाद में 1990 में गिराया गया। यूके और फ्रांस का स्टेटस ग्लोबल पावर्स के रूप में लगातार कम होता गया, क्योंकि बहुत सारे ब्रिटिश और फ्रेंच कॉलोनीज को आज़ादी मिलनी शुरू हुई, जिसमें 1947 में भारत की आज़ादी भी शामिल थी। सबसे बड़ा कदम जो विश्व स्तर पर लिया गया वो यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना थी, जो 24 अक्टूबर 1985 को स्थापित की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था विश्व युद्ध 3 को टालना। कोरिया को भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया। नॉर्थ कोरिया यूएसएसआर की तरफ झुकाव दिखाने लगा और साउथ कोरिया यूएसए को सपोर्ट करने लगा। वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद 2-3 साल तक चाइनीज सिविल वॉर जारी रही और 1949 में सिविल वॉर समाप्त होने के बाद चाइना में कम्युनिस्ट चाइना का गठन हुआ। इसके साथ ही यहूदियों के लिए एक अलग जूइश स्टेट, जिसका नाम इजराइल था, उसकी स्थापना की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस युग का आरंभ हुआ उसे शीत युद्ध अर्थात कोल्ड वॉर कहा जाता है। इसमें पूरा विश्व 2 भागों में बट गया। वेस्टर्न ब्लॉक, जिसमें यूएसए तथा नाटो के देश शामिल थे, और ईस्टर्न ब्लॉक यूएसएसआर, ईस्ट जर्मनी और पूर्वी यूरोप, जिन्होंने नाटो के खिलाफ 1955 में वॉर्सो पैक्ट बनाया। एशिया तथा अफ्रीका के अन्य देश किसी न किसी ब्लॉक के समर्थन में बाहर से जुड़े। नाटो का मुख्य उद्देश्य था एक मिलिटराइज्ड एनवायरनमेंट बनाने का, कि नाटो के जो 28 देश थे उनमें से किसी भी देश पर यदि हमला हो तो सभी देश मिलकर उस हमले के खिलाफ, जिसने वो हमला किया उसके खिलाफ जुट जाते थे। एशिया तथा अफ्रीका के बहुत से देश उनमें नॉन अलाइंड मूवमेंट से जुड़े, जिसमें भारत भी शामिल हुआ, लेकिन भारत का झुकाव अधिकतर यूएसएसआर के प्रति बना रहा। कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध का अर्थ है डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट से बचते हुए एक दूसरे पर प्रॉक्सी वॉर करते रहना, यानी कूटनीति के द्वारा दूसरे पक्ष को पछाड़ने का प्रयास।
यूएसए यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर के कुछ प्रमुख कारण थे। एक तो कैपिटलाइजेशन वर्सेस कम्युनिज्म, दूसरा हथियारों और स्पेस रिसर्च में होड़, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप यानी जासूसी के द्वारा और हथियारों के बल पर एक दूसरे को डराना, परमाणु उपलब्धि जो दोनों यूएसए यूएसएसआर के पास थी, ये प्रत्यक्ष युद्ध को टालने में एक ढाल भी बनी। यूएन के द्वारा किसी भी बड़े हादसे को अभी तक टाला जा सका है। 1980 के दशक में यूएसए यूएसएसआर की दूरियां बढ़ गईं। 1980 में मॉस्को ओलंपिक्स का यूएसए द्वारा बहिष्कार किया गया और 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स का सोवियत ब्लॉक द्वारा बहिष्कार किया गया। 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव ने यूएसएसआर के प्रेसिडेंट बनने के बाद कोल्ड वॉर समाप्त करने के कुछ कदम उठाए। मिखाइल गोर्बाचोव ने जो कदम उठाए उनको ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका के नाम से जाना जाता है। यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था बहुत बुरे हालात में थी। जैसे ही एक क्रांतिकारी कदम उठाए गए, शांतिपूर्ण क्रांति के तहत ईस्टर्न ब्लॉक के कई देश पोलैंड, हंगरी में सत्ता परिवर्तन हुआ और फिर 26 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर को विधिवत डिसॉल्व कर दिया गया और सोवियत राज्य आज़ाद हो गए। इस तरह से कोल्ड वॉर का अंत हुआ। शीत युद्ध के बाद का समय, 1990 के बाद का समय उदारीकृत लोकतंत्र के नाम रहा, जब साम्यवाद यानी कम्युनिज्म की जड़ें कमजोर होने लगी। इस दौरान यूएसए विश्व का एकमात्र सुपर पावर के रूप में उभरा। एक नई वैश्विक व्यवस्था जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पर आधारित थी, उसका प्रसार हुआ। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा और 1991 में भारत को आईएमएफ के तत्वाधान में कुछ शर्तों को स्वीकार करते हुए लिबरलाइज्ड इकोनॉमिक मॉडल की ओर बढ़ना पड़ा। यह युग एक नए भारत का सूत्रपात था, जिसके बाद हमारी जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में प्रवेश किया और भारत की कई कंपनियां भी विदेशों में पैर पसारने लगी। एक और परिवर्तन जो इस युग में देखा गया वह था इकोनॉमिक पावर मिलिट्री पावर पर हावी होने लगी। चीन और भारत जैसे देश बड़े बाजार के रूप में उभरे। इसी दौरान कई ट्रेड ब्लॉक्स, व्यापार संगठन भी उभर कर सामने आए, जैसे यूरोपियन यूनियन, सार्क, एशियान इत्यादि। इसके साथ G7 और उसके बाद G20 की स्थापना हुई। G7 जो 1975 में रिचर्ड निक्सन के आग्रह पर सत्ता में आया, उसके मेंबर थे ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान और कनाडा। कुछ समय के लिए यूएसएसआर को शामिल किया गया, लेकिन क्रीमिया पर यूएसएसआर के कब्जे के बाद यूएसएसआर ने G7 से अपने को हटाने का प्रयास किया। इसके साथ ही 1999 में कुछ देशों की मांग के चलते G20 में कुछ डेवलपिंग इकोनॉमीज को भी शामिल किया गया। तो G20 में जो 20 देश आते हैं उसमें से G7 कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन 8वां हिस्सा, इसके अलावा रशिया, टर्की, मैक्सिको, चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और सऊदी अरेबिया। हाल ही में G7 का दायरा बढ़ाकर G10 करने का प्रस्ताव है। इस पर हम अगले अंक में चर्चा करेंगे। आर्थिक प्रतिस्पर्धा के चलते विश्व की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज यूएसए और चाइना के बीच ट्रेड वॉर की शुरुआत हुई। 2013 में जी जिनपिंग ने चाइना के प्रेसिडेंट का पदभार संभाला और 2016 के इलेक्शन में जीतने के बाद 2017 से डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट के रूप में उभरे। इस दौरान यूएस चाइना ट्रेड वॉर से एक दूसरे के प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लगाते रहे हैं। चाइना की एम्बिशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और एक इकोनॉमिक पावर के रूप में चाइना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है और उसकी जीडीपी धीरे धीरे अगले 10 वर्ष में यूएसए से आगे निकलने का दम रखती है। चाइनीज़ ग्रोथ, ऐसा माना जाता है कि यूएसए और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ का ऐसा मानना है कि चीन ने जो ये उपलब्धि हासिल की है वो एक कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस के तहत हासिल की है और चाइना की फर्म्स जब दूसरे देशों में काम करती हैं तो उनका हिडन एजेंडा होता है, वो दूसरे देश को तबाह करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पर लॉन्च करते हैं। और ये ट्रेड वॉर जो है जी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक पर्सनैलिटी क्लैश के रूप में उभर रहा है। इसी बीच भारत आज़ाद होने के बाद 70 साल में बहुत तरक्की करने में कामयाब रहा है। हमें भारत की इस तरक्की पर गर्व होना चाहिए। 1950 से ये आलम शुरू हुआ। 1947 में हालांकि भारत आज़ाद हुआ, लेकिन 1950 में एक संपूर्ण गणतंत्र बनने के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। भारत ने
इस दौरान 14 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा। उसमें से 8 प्रधानमंत्री जिनके चित्र आप यहाँ पर देख रहे हैं, उन्होंने भारत की इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है, उनके द्वारा किए गए कार्यों में प्रमुख थे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, यानी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। उसके बाद एक प्लान डेवलपमेंट के तहत उन्होंने देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को स्थापित किया। भारत के एक और प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री, जिनका नारा था जय जवान जय किसान, उन्होंने उनको पूरी तरह चरितार्थ किया और भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति उनके ज़माने में शुरू हुई और उन्होंने डिफेंस पर भारत को मजबूत करने का बहुत एक महत्वपूर्ण कार्य किया और 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान के ऊपर विजय प्राप्त की। इंदिरा गांधी, जिन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है, उनके द्वारा बैंक नेशनलाइजेशन किया गया, प्रिवी पर्सेस को समाप्त किया गया, जिससे भारत को एक सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ाया गया जहां पर तेजी से तरक्की की जा सके। इंदिरा गांधी जी का न्यूक्लियर टेस्ट उनके ज़माने में हुआ और उनका सबसे बड़ा योगदान रहा 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देना। उसके बाद राजीव गांधी जी, जिन्हें टेक्नोक्रेट प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, उन्होंने आईटी और टेलीकॉम रेवोल्यूशन का संचार किया और भारत के युवाओं को एक नई पॉलिसी एजुकेशन के प्रति दी। उसके बाद आए श्री पीवी नरसिम्हा राव, जो भारत के एक फॉरगॉटन प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन मैं उन्हें एक रिफॉर्मिस्ट का दर्जा देता हूं क्योंकि उनके ज़माने में ही जो भारत ने दिशा परिवर्तन किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के तहत एक नई फॉरेन पॉलिसी उन्होंने इजाद की और उनके ज़माने में अटल बिहारी वाजपेयी को जो है भारत को ऑपोजिशन में होने के बावजूद भी भारत को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया और इसके साथ ही उन्होंने जो टेररिज्म है उसको पंजाब में समाप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी का जो समय शुरू हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी एक जेंटलमैन पॉलिटिशियन के नाम से जाने जाते हैं और किसी भी इवन ऑपोजिशन के किसी नेता ने कभी उनके प्रति कोई आवाज़ नहीं उठाई। अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने में भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी उभर कर सामने आई। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बहुत नए कदम उठाए गए और एक कंस्ट्रक्टिव फॉरेन पॉलिसी उन्होंने इजाद की और जिसमें भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरने का मौका मिला। श्री मनमोहन सिंह, जो 10 वर्ष तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, इनको मैं इकोनॉमिस्ट प्रधानमंत्री कहता हूँ। इनके ज़माने में भी रिफॉर्म्स बहुत तेज़ी से बढ़े। इनका फोकस था SEZ पर, जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा। RTI एक्ट और नरेगा एक्ट, जो आज हमारे एक प्रमुख हथियार हैं, उनको लाने का मनमोहन सिंह सरकार का दायित्व रहा। इसके बाद इंडो US न्यूक्लियर डील को इन्होंने अंजाम दिया और इनके तत्वाधान में GDP ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ी। 2007 में तो GDP ग्रोथ 10% तक भी पहुंच गई थी। इसके बाद हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिन्होंने फॉरेन पॉलिसी, नरेंद्र मोदी जो है ग्लोबल इंडियन के नाम से जाने जाएंगे। इनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो बहुत इन्होंने विश्व के दौरे किए और बड़े बड़े देशों के साथ करार किए। इंटरनल सिक्योरिटी पर उन्होंने बहुत काम किया और आर्टिकल 370 समाप्त करने पर भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। अब हम देख लेते हैं कि विश्व के देशों में GDP की क्या रैंकिंग है। अगर हम देखें तो भारत USA, चाइना, जापान और जर्मनी के साथ टॉप 5 में पहुंच चुका है। 2019 की GDP के आधार पर USA, ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमीज का हमने यहाँ पर जिक्र किया है, जिसमें 16 देशों की GDP 1 ट्रिलियन से ज़्यादा है। USA 21.4 ट्रिलियन के साथ चोटी पर है, चाइना 14.1 पर दूसरे नंबर पर, जापान 5.2 ट्रिलियन के साथ तीसरे नंबर पर, जर्मनी 3.9 ट्रिलियन के साथ चौथे नंबर पर और भारत 2.9 ट्रिलियन के साथ 5वें नंबर पर है। USA 1989 जब कोल्ड वॉर समाप्त हुई थी, तब से लेकर अब तक चोटी पर बना हुआ है, लेकिन चाइना आप देखिए 11वें नंबर से उभर कर दूसरे नंबर पर आ गया है। जापान
जो है दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पर, जर्मनी तीसरे से चौथे नंबर पर, और भारत ने भी बहुत तरक्की की है। 13वें नंबर से हम उभर कर 5वें नंबर पर आ गए। इसमें कुछ और बड़े देश जिसमें यूके है वो भी टॉप 7 में हमेशा बने रहे हैं। रशिया जो कि 8वें नंबर पर था जब कोल्ड वॉर समाप्त हुई, उसके बाद रशिया में पतन का एक दौर शुरू हुआ, लेकिन पुतिन के आने के बाद रशिया फिर आगे बढ़ा है और अब 11वें नंबर पर रशिया की अर्थव्यवस्था पहुंच चुकी है। आज 2020 में विश्व एक नए युग के द्वार पर खड़ा है। यूएसए और चाइना के बीच वर्चस्व की लड़ाई बायोलॉजिकल वॉरफेयर में बदल चुकी है। कोविड-19 के कारण विश्व की लगभग सारी इकोनॉमीज रिसेशन यानी आर्थिक मंदी की चपेट में है। एक माने में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की आहट है। परंतु यह भी सत्य है कि पोस्ट कोविड एरा में हमारा जीवन ऐसा नहीं रहेगा। बहुत बड़े बदलाव विश्व में देखने को मिलेंगे और शक्ति संतुलन पश्चिम से पूर्व की ओर शिफ्ट होने की पूरी संभावना है। कैसा होगा ये परिवर्तन का दौर और कौन कौन से देश इस नई दुनिया का नेतृत्व करेंगे, यह हम अगले अंक में समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें 2020 के दशक अर्थात 2020 से 2029 तक की संभावनाओं पर प्रकाश डालेंगे। इन्हीं संभावनाओं में छिपी है निवेशकों के लिए वेल्थ क्रिएशन की कुंजी। आज के लिए इतना ही। अगला अंक रविवार 21 जून को आपके सामने होगा। तब तक के लिए नमस्कार।